हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नए साम्राज्य एवं राज्य के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने इससे पहले, यानी कि ये जो वीडियो है इससे पहले एक वीडियो इस चैप्टर का पहले ही आ चुका है, तो वो पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ से शुरुआत करते। तो इस यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा था कि उसका स्थापना कौन किया था, गुप्त साम्राज्य का। तो वो कौन किया था, श्रीगुप्त को माना जाता है कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का क्या किया था, स्थापना किया था। गुप्त वंश का स्थापना किया था कौन, श्रीगुप्त ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था समुद्रगुप्त के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था समुद्रगुप्त के कौन कौन से कार्य थे और समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है, तो इलाहाबाद का जो अभिलेख है, प्रशस्ति है, वहाँ से हमें क्या मिलता है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि समुद्रगुप्त जो है वो एक शक्तिशाली शासक था, एक शक्तिशाली राजा था, जो अपने आसपास के जितने भी राजा थे उनको हरा करके उनके साम्राज्य को अपने कब्जे में मिला लिया था। और साथ ही साथ जो दक्षिण के राजा थे उनको भी हरा करके और उनको टैक्स देने पे क्या किया था, उनको हरा करके उनका क्षेत्र जो है वो वापस तो कर दिया था, लेकिन उनको टैक्स देने के लिए क्या किया था, मजबूर किया था कि आप हमें टैक्स दीजिएगा। तो ये लोग भी क्या करते थे, समुद्रगुप्त को टैक्स देते थे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्या कि समुद्रगुप्त क्या था, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उसके बाद जो उसका वंशज है जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो शासक बनता है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक बनने से पहले इसका पिता रामगुप्त था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता कौन था, रामगुप्त। और रामगुप्त शासन कर रहा था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, अपने पिता को हटा करके इसको मार दिया। और मारा क्यों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसको जानेंगे कि अपने पिता को क्यों मारता है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता रामगुप्त को क्यों मारता है। और उसको इसलिए मारता है, इसकी कायरता के लिए मारता है, क्योंकि इसका जो पिता रामगुप्त है वो बहुत ही कायर था। और वो कायर कैसे था, इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो क्या करा है कि जो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटा करके इसका योग्य पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। इसने शक आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा की। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो विदेशी शासक है, यानी कि जो शक, कुषाण, यूनानी, ये बहुत सारे लोग क्या किए करते थे, यहाँ पे आक्रमण करते थे। तो इस समय शकों का आक्रमण हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जब यहाँ पे रामगुप्त जब शासक था, यानी कि समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बनता है, रामगुप्त। अब जब रामगुप्त यहाँ पे शासन कर रहा था, तो एक शक शासक था, बाहरी विदेशी शासक जो था शक, वो क्या था कि रामगुप्त को मजबूर किया। क्या मजबूर किया, बोला कि हम तुम्हारे साम्राज्य के ऊपर अटैक नहीं करेंगे जब तुम अपनी पत्नी को मेरे सामने सौंपोगे। देखो यहाँ पे क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा गद्दी पर इस तरह अधिकार जमाया गया। और कैसे जमाया गया, क्योंकि शकों के द्वारा जब साम्राज्य के लिए संकट उत्पन्न किया गया, यानी कि जो शक शासक थे, यानी कि जो शक शासक थे, उनकी जो आर्मी थी, वो जब गुप्त साम्राज्य के ऊपर अटैक करने वाले थे, तो इसके सामने एक संकट खड़ा हो गया। अब इसने क्या शर्त रखा, उत्पन्न किया गया, तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को सौंपने का निश्चय किया। तो इसका जो शकाधिपति था, यानी कि जो शकों का जो सरदार था, वो क्या बोलता है रामगुप्त से कि अगर तुम अपनी पत्नी को, जो कि बहुत ही क्या थी, सुंदर थी, तो उसको देख करके क्या बोलता है कि अगर तुम मेरे सामने सौंपोगे तब जाकर के हम तुम्हारे साम्राज्य के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये सुन करके तो सोच करके देखो कि ये जो रामगुप्त है ये क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। यानी कि क्योंकि शकाधिपति ध्रुव देवी की सुंदरता पर आसक्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की कायरता पर काफी क्षुब्ध हुआ। क्यों, क्योंकि इसने उसको सौंपने का निश्चय किया, यानी कि बोल दिया कि ठीक है, हम क्या करेंगे, जो ध्रुव देवी है इसको हम तुम्हें सौंप देंगे। तो ये देख करके जो चंद्रगुप्त द्वितीय वो बहुत गुस्सा हो गया, और उसने क्या किया, तब इसने प्लान बनाया कि अच्छा ही बात है, तो ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि ध्रुव देवी की भेष बना करके, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि शकाधिपति का जो किला था, किला नहीं बोल सकते, यानी कि उसके जो आर्मी का जो कैंप था वहां पे जाता है, यानी कि जहां पे शकों का जो सरदार बैठा हुआ था, जहां पे ध्रुव देवी को लेकर के जाना था, वहां पे तो ध्रुव देवी को न बैठा करके उसके जगह पे चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, ध्रुव देवी का भेष धारण करता है और धारण करके शकाधिपति के किले में जाता है, यानी कि जहां पे वो रह रहा था, जो बुलाया था, वहां पे जाकर के क्या करता है कि इसने ध्रुव देवी का वेश धारण कर शक शिविर गया, जहां पे शकों का सरदार था, और शकाधिपति की हत्या कर दी। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बाद
बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की भी हत्या कर दी। अब ये गुस्सा हो गया, बोला कि तू कैसे ऐसा कर सकता है, इतना कायर कैसे तू हो सकता है। और इस तरीके से रामगुप्त की हत्या कौन कर देता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसको मार करके गद्दी पर कब्जा करता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद ध्रुव देवी से खुद विवाह कर लेता है। तो ये तरीका था, ये प्रक्रिया था, यानी कि ये घटना थी। और इस तरीके से जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो अपने पिता रामगुप्त को मार करके क्या कर लेता है, अपने गद्दी पे कब्जा कर लेता है। अब दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम से एक शासक का उल्लेख मिलता है, उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। यानी कि अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है दिल्ली स्थित मेहरौली लौह स्तंभ है, यानी कि मेहरौली लौह स्तंभ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से इस पे एक चंद्र नाम का शासक के बारे में लिखा हुआ है, और हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, अब क्या करा है कि अब इसमें क्या लिखा है कि इस लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को एक वीर राजा के रूप में याद किया गया, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पूर्व में बंगाल और इधर बात करें तो बलूचिस्तान तक, यानी कि इस वाले एरिया तक, और यहाँ तक देखें तो ये बंगाल वाला एरिया हो जाती है उत्तर में, और यहाँ पे ये कुछ बंगाल वाला और बिहार वाला एरिया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो क्या करें यहाँ पे कि ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली राजा के रूप में याद किया जाता है, लिखा हुआ है इसमें, इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही शक्तिशाली राजा था, एक वीर राजा था, और इसका जो साम्राज्य था वो पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। अपनी पश्चिमी भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों के अस्तित्व को समाप्त कर डाला। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के टूटने के बाद छोटे छोटे राज्य क्या हो गए थे, उभर करके सामने आ गए थे, और अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली ये लोग क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद, यानी कि इन सब को कुषाण, उसके बाद कुषाणों ने शासन किया। कुषाण जब बिखरे, यानी कि उनका जब पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य का शासन प्रारंभ होता है, और उन्हीं में से सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो कौन था, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त भी इन जो छोटे छोटे साम्राज्य अपने अपने तरीके से बन चुके थे, इनको हराता है, इनके शासकों को हरा करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना करता है। उसके बाद जब समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसी काम को जारी रखता है, और ये लोग भी जितने भी छोटे छोटे गणराज्य बना करके शासन कर रहे थे, इन सबको हराता है, और फिर से इनको गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लेता है कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिमी भारत, जो कि मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। यानी कि आप देखेंगे कि ये भारत का अगर मैप यहाँ पे ड्रॉ करते तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, गुजरात, और इधर वाला जो हिस्सा है ये मालवा का नाम से जाना जाता है, और ऊपर आप यहाँ पे बिहार देख सकते हैं, ये यूपी है। तो क्या करा है कि इस क्षेत्र में भी, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में भी क्या करता है, चंद्रगुप्त द्वितीय एक सैन्य अभियान चालू करता है, और यहाँ के जितने भी राजा हैं इन सभी को क्या कर देता है, हराता है, और इनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और इस विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह गुप्तों के नियंत्रण में आ जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये है गुजरात, और गुजरात से ये क्या है, अरेबियन सी है। तो समुद्री जो बंदरगाह है या इस वाले क्षेत्र को जीतने के बाद ये जो हिस्सा है वो किसके कब्जे में आ जाता है, गुप्त साम्राज्य के अंदर आ जाता है, और इससे इसको बहुत फायदा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं, खंभात वाला जो बंदरगाह था वो किस चीज़ के लिए फेमस था, यानी कि बाहरी जो विदेशों से यहाँ पे क्या होता था, व्यापार होता था। तो सोच करके देखिए कि अगर व्यापारिक एक बंदरगाह किसी राजा के अंतर्गत में आता है तो उस राजा का जो ट्रेडिंग है, यानी कि वहाँ पे जो व्यापार है वो फले फूलेगा, यानी कि उसका इनकम बढ़ेगा। यानी कि एक तरीके से देखें तो ये समृद्धि का सूचक था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामरिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। अब सोच करके देखो, उस समय आपको ये भी देखना है कि राजा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, शादी मतलब मैरिज अलायंस भी करते थे, यानी कि शादी संबंध स्थापित करते थे। यानी कि अपने या तो खुद का शादी कर लिया, फिर अपने बेटे या बेटियों का किसी दूसरे राजा के राजकुमार से शादी करते थे। इससे उनमें क्या हो जाता था, एक तरीके से रिश्तेदारी हो जाती थी, और एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ जाता था। अब ऐसा करने से, यानी कि जब चंद्रगुप्त ऐसा किया तो इसको क्या फायदा हुआ, तो इससे क्या हो गया कि पश्चिमी
शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया तथा बंगाल को भी जीता। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ये दक्षिण भारत के जो वकाटक नरेश थे, इन जो रुद्रसेन द्वितीय से इससे अपनी बेटी का शादी करता है और यहाँ से यानी कि उस क्षेत्र में भी इसका प्रभाव बढ़ जाता है दक्षिण भारत में। और साथ ही साथ तो दक्षिण भारत में जब इसका प्रभाव बढ़ता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो ये क्या करता है कि पश्चिमी शक क्षत्रप, यानी कि हम लोग देखे थे कि क्षत्रप प्रथा का शुरुआत कौन किया था? शकों ने किया था और शकों का शासन यहाँ पे भी चल रहा था। तो अब क्या करता है कि जो शक शासक था रुद्रसिंह तृतीय, इनको क्या कर देता है? हरा देता है। कब हराता है? 395 ईस्वी में। ठीक है। अब इसके बाद इसने बंगाल को भी जीता और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी से पूर्वी समुद्री अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। यानी कि सोच करके देखो कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये पूरे हिस्से पे, यानी कि यहाँ पश्चिमी हिस्से गुजरात से लेकर के पूर्वी हिस्सा जो बंगाल है, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक, ये वाला जो हिस्सा था ये पूरे के पूरे किसके कब्जे में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के कब्जे में था। तो सोच करके देखो कि इतने बड़े हिस्से पे गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद क्या करे कि इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी थी। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपना दो राजधानी बनाया था? एक तो पाटलिपुत्र से शासन कर ही रहा था, साथ ही साथ इसने उज्जैन, यानी कि उज्जैन वाले हिस्से को भी इसने क्या किया था? अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो दक्षिण भारत के जो भी साम्राज्य के हिस्से हैं उन पे नियंत्रण कैसे हो, तो उसलिए उसने क्या किया था कि उज्जैन में भी इसने क्या कर लिया था? अपना एक राजधानी स्टेब्लिश कर लिया था। एक तो पाटलिपुत्र हो गया और दूसरा उज्जैन हो गया। यानी कि यहाँ से इस वाले हिस्से के ऊपर क्या कर सकता है? निगरानी रख सकता है और साथ ही साथ यहाँ से लेकर के इधर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर निगरानी रख सकता है। तो ये हो गया पाटलिपुत्र और ये हो गया उज्जैन। यानी कि दो राजधानियां बनाया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण के और विक्रमादित्य के नाम से ही जाना जाता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपसे पूछा जाए या तो विक्रमादित्य पूछा जाए या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, तो दोनों का नाम क्या है? सेम है। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। यानी कि ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो क्या था कि अपने समय में, यानी कि अपने शासन काल में कला और साहित्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया और विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया, जिससे इन क्षेत्रों में क्या हुआ? व्यापक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। यानी कि व्यापक तौर पे देखा जाए तो इसमें विस्तार हुआ और हम लोग अगले अध्याय में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और चीनी यात्री फाहियान इसी के समय में भारत आया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि कौन से शासक के समय में जो चीनी यात्री फाहियान था वो भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री जो फाहियान था वो भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए और एक बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। तो कौन किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें इसके बाद यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बाद अगला शासक कौन बनता है? तो वो बनता है कुमारगुप्त। कौन बनता है? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त कब से कब तक शासन करता है? तो 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन करता है। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त क्या बनता है? शासक बना। इसके शासनकाल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग जब चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि एक बच्चा था मुकेश ही था ना, एक बच्चा था जिसका क्या नाम था? मुकेश, जो क्लास 6 में पढ़ता था। तो ये देखने कहाँ गया था? घूमने गया था। कहाँ? नालंदा। और नालंदा में जब गया तो इसने क्या देखा? नालंदा बौद्ध विहार को देखा। तो इसके मन में क्या क्वेश्चन था कि इसकी स्थापना कौन किया था? जब ये स्टार्टिंग में बना होगा तो ये बहुत ही खूबसूरत होगा, लेकिन अब तो टूट फूट गया। बख्तियार खिलजी क्या कर दिया था? इसको तोड़ फोड़ दिया था, इसमें आग लगा दिया था। तो अब ये देखा तो इसके मन में क्या आ रहा था कि इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी स्थापना कौन किया था? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि नालंदा जो विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी स्थापना किया था कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त कौन था? ये गुप्त वंश का शासक था और चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य का पुत्र था। ठीक है, और अगर बात करें समुद्रगुप्त का क्या था?
परपोता था, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो क्या करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कौन बनता है, कुमारगुप्त शासक बनता है। और इसके शासन काल में क्या था कि शिक्षा का जो महान केंद्र था नालंदा महाविहार, इसकी स्थापना की गई। और कुमारगुप्त का शासन काल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्य मित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं उस समय कि जितने भी राजा होते थे वो उनके ऊपर एक खतरा मंडराते रहता था, क्या कि कहीं दूसरे राज्य का जो राजा है, जो शासक है, कहीं अटैक न कर दे। और ये हमेशा होते रहता था। इसलिए जो उस समय के शासक थे वो हमेशा क्या रहते थे, तैयार रहते थे इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो अगला जो शासक है कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनता है, स्कंदगुप्त बनता है। और ये स्कंदगुप्त कब से कब तक शासन करता है, तो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक, यानी कि ये बात करें तो 12 सालों तक शासन करता है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। वह पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो उसकी पिता की मृत्यु का समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिमी प्रांत से हुनों के आक्रमण शुरू हो गए। इसने हुनों को भी पराजित किया और शक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो शक्रादित्य के नाम से कौन जाना जाता है, स्कंदगुप्त जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने शकों को क्या किया था, पराजित किया था। इसने हुनों को भी पराजित किया था और शकों को भी पराजित किया था, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, शक्रादित्य के नाम से जानते हैं। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके और साम्राज्य जो है इसका धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं कर रख सके और अंततः इसका क्या हो गया, पतन हो गया। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं कि इसके शासनकाल में धीरे धीरे आते आते जैसे ही ये इनके जो शासक हैं वो कमजोर होते गए और अब जीते हुए इतने बड़े क्षेत्र को बचा करके नहीं रख सकते थे और नहीं रख पाए, और इससे इनका क्या हो गया, इनके साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये गुप्त साम्राज्य का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हुन कौन थे। तो हुनों का साम्राज्य पर्सिया से खेतान तक फैला हुआ था। पर्सिया वही ईरान और अफगानिस्तान के उधर वाला जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, और ईरान वाला हिस्सा जो है उसको क्या बोलते हैं, पर्सिया बोलते हैं। तो पर्सिया से खेतान तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। यानी कि अफगानिस्तान ईरान वाला जो हिस्सा है वहां का जो शासक था उसको क्या बोलते थे, हुन बोलते थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी, हुनों की राजधानी कहाँ थी, अफगानिस्तान में बामियान। और बामियान में ही गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा स्टैचू बना था, बामियान बुद्धा, जिसको तालिबानियों ने क्या कर दिया था, बम विस्फोट करके उड़ा दिया था। अब देखते हैं क्या कि जो ये हुन थे इनका जो राजधानी था बामियान अफगानिस्तान में, प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वह तोरमान था। यानी कि तोरमान पहला हुन शासक था जिसने भारत के लिए रुख किया, यानी कि भारत के ऊपर अटैक किया पहली बार। चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र मिहिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। यानी कि जो तोरमान का बेटा था कौन, मिहिर कुल, वो बौद्ध धर्म को बहुत घृणा के भाव से देखता था और इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था और ऐसा माना जाता है कि जो मिहिर कुल था वो किस धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि गुप्तों का प्रशासन कैसा था। अब हम लोगों ने देख लिया गुप्त शासकों के बारे में देख लिया कि उन लोगों ने कैसे कैसे इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया, इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर शासन किया। तो जाहिर सी बात है हमें यह भी देखना चाहिए कि जब ये लोग इस तरीके से इतने बड़े हिस्से पे शासन कर रहे थे तो शासन करने का प्रक्रिया क्या था, यानी कि लोग कैसे इतने बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में रख पा रहे थे। तो क्या करा कि गुप्तों ने एक प्रभावशाली शासन तंत्र की स्थापना की थी। जाहिर सी बात है अगर शक्तिशाली यानी कि प्रभावशाली आपका शासन तंत्र नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो प्रशासन है वो मजबूत नहीं है, एक क्या बोल सकते हैं प्रभावशाली नहीं है, तब आप इतने बड़े हिस्से पे यानी कि इतने बड़े क्षेत्र पे आप अच्छे तरीके से मेंटेन करके इनको अपने हिस्से में अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए इनके प्रशासन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो क्या है कि गुप्तों ने एक प्रभावशाली प्रशासन तंत्र का स्थापना किया और इन्होंने आर्थिक संपन्नता एवं सैनिक ताकत के बल पर पूरे समूचे उत्तर भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। और शासन का प्रधान कौन होता था, राजा होता था, जो प्रजा को सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ धर्म की भी संरक्षण देता था। यानी कि
अगर सोच के देखिए कि इतने बड़े हिस्से पे शासन, इसका जो हेड है वो कौन होगा? राजा होगा। यानी कि इस तरीके से अगर प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है तो इसका हेड कौन होगा? राजा होगा। जो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यानी कि यहाँ के जो प्रजा हैं, उनको सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के साथ साथ धर्म की भी संरक्षण देता था। यानी कि राजा बोलता था कि हम आपकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, बाहरी राजाओं के अटैक से हम क्या करेंगे? आपको बचाएंगे, और अगर आपके साथ अन्याय होता है तो हम क्या करेंगे? आपके साथ न्याय करेंगे और आपके धर्म और आपकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। तो ये जिम्मेवारी किसकी थी? राजा की। तो इस पूरे साम्राज्य का हेड कौन होता था? प्रधान कौन होता था? तो राजा होता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या करें यहाँ पे कि उसकी सहायता के लिए मंत्री भी होते थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़े क्षेत्र का हेड अगर राजा है, तो इतना अगर सुरक्षा का यहाँ के रहने वाले जो प्रजा हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, उनको न्याय देने की गारंटी लेता है, उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की अगर गारंटी लेता है, उनको वचन देता है, तो जाहिर सी बात है राजा अकेले तो कर नहीं पाएगा। तो इसके लिए वो क्या करता था? अपने साथ मंत्रियों को रखता था, और मंत्री और अमात्य अधिकारी होते थे। यानी कि मंत्री, और इस मंत्री के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करते थे, जो अधिकारी होते थे, उनको क्या बोलते थे? अमात्य बोलते थे। तो अमात्य और मंत्री क्या करते थे? राजा को सहयोग करते थे। किस चीज में? यानी कि अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ प्रजा के साथ न्याय हो, सभी को रोजगार मिले, सभी को खाने पीने की वस्तु उपलब्ध हो, इन सारी चीजों की देखभाल कौन करता था? राजा करता था। किनके सहयोग से करता था? मंत्री और अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है? अधिकारी। ठीक है, अब देखो, राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान था। अब जाहिर सी बात है कि राजा इतने बड़े मात्रा में अगर सुरक्षा करना है तो सेना रखनी पड़ेगी, आर्मी रखनी पड़ेगी। तो आर्मी में जो काम कर रहे हैं, यानी कि जो सेना में जो सैनिक हैं जो काम करेंगे, तो उनको पैसा चाहिए। तो राजा इनको पैसा कैसे देता था? तो राजा को कुछ ना कुछ इनकम होगा, उसी इनकम से क्या करेगा? इन सैनिकों को, यानी कि ये जो अधिकारी हैं, जो सैनिक है, उनको वेतन देगा। तो वेतन कैसे देगा? तो राजा का मुख्य स्रोत क्या था इनकम का? तो वो था लगान। लगान क्या होता है कि जो भूमि के ऊपर, यानी कि जितने भी किसान खेती कर रहे हैं, तो जो इनकम होगा, यानी कि जो फसल तैयार होगा, उस फसल का क्या करता था? 1/3, यानी कि 1/3 हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में राजा ले लेता था। किस चीज के लिए लेता था? क्योंकि वो प्रजा को सुरक्षा दे रहा है, न्याय प्रदान करने की बात करता है, धर्म की रक्षा करने की बात करता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए, सैनिक चाहिए। तो इनको वेतन देना है, तो वेतन कैसे देगा? राजा टैक्स लेगा इन लोगों से। और टैक्स कैसे लेता था? 1/3। यानी कि सोच के देखिए कि 3 किलो अगर मान लीजिए अनाज कोई किसान उपजाता है, तो उसमें से 1 किलो कौन ले लेगा? राजा ले लेगा। तो ये टैक्स होता था। ठीक है, अब देखो, अतः उपज की 1/3 भाग पर उसका अधिकार था, और यही लगान की राशि थी। राजा द्वारा अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कई पराजित राजाओं को उनके क्षेत्र लौटाकर उन्हें कर देने पर बाध्य किया था। हम लोग देखे थे ना कि समुद्रगुप्त क्या किया था कि जो दक्षिण भारत के राजा थे उनके ऊपर अटैक किया, उनको हरा दिया, और उनको हरा करके उसका जो क्षेत्र है वो वापस दे दिया। बोला कि ठीक है, हमने तुमको हरा दिया, ठीक है, तुम अपना फिर से शासन करना प्रारंभ करो, लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और अगर टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं हुआ तो फिर से अटैक कर देंगे, अगर टैक्स देने से मना किया तो इस तरीके से ये जो राजा होते थे दक्षिण भारत के, ये क्या करते थे? समुद्रगुप्त को टैक्स देते थे। अब देखो क्या करें कि कर देने वाले वो यह शासक और भूस्वामी अधिकारी सामंत कहलाते थे, और मौर्य शासकों के केंद्रीकृत प्रशासन के विपरीत गुप्तों का जो शासन था वो सामंती और विकेंद्रीकृत स्वरूप रखता था, और आगे चलकर यही साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। तो सोच करके देखो कि ये लोग क्या करते थे कि छोटे छोटे राजाओं को हरा करके उसके साम्राज्य को वापस कर देते थे, और बोलते थे कि तुम हमें टैक्स देना। अब देखो, अगर इस क्षेत्र में मान लो इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, और यहाँ का मान लीजिए इस क्षेत्र का रहने वाला जो राजा वो बहुत शक्तिशाली है, इस पे अटैक किया, इसको अपने हिस्से में मिला लिया, इसको अटैक किया, इसके अपने हिस्से में मिला लिया, इसको अटैक किया, इसके ऊपर अपने हिस्से में मिला लिया, अपने साम्राज्य में मिलाते 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 इतना बड़ा साम्राज्य कर लिया। अब राजा यहाँ का क्या होता था? बोलता था कि ठीक है, हमने तुम्हें हरा दिया ना, ठीक है, यहाँ पे तुम ही शासन करो, लेकिन तुम हमें टैक्स देना। अब सोच करके देखो, ये राजा जो है अपने हिस्से पे शासन कर रहा था, इसको कोई बाहरी राजा आया, इसको हरा दिया, इसको इसके ऊपर अटैक किया, इसको हरा दिया, और इसको टैक्स देने के लिए मजबूर किया। ठीक, अब ये राजा तब तक टैक्स देगा जब तक इसको इससे डर है। यानी कि जिसने इसको अभी हराया युद्ध में, ये राजा तब तक टैक्स देगा जब तक इसके साथ इसका डर है। अगर ये राजा कमजोर हुआ,
अगर इस राजा से डर खत्म हुआ, ये राजा टैक्स देना बंद कर देगा। यही बात हुआ गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्यों? क्योंकि जो परवर्ती जो गुप्त शासक हुए, यानी कि जो राजा हुए, वो कमजोर सिद्ध हुए। तो ये जो जिन भी राजाओं को हरा करके ये टैक्स वसूल रहे थे, इन सभी ने टैक्स देने से मना कर दिया, और इस तरीके से जो गुप्त साम्राज्य है वो क्या हो गया, उसका पतन हो गया। और साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई को देश कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था, और उस समय मगध का उल्लेख भुक्ति के रूप में मिलता है। भुक्ति के पदाधिकारी उपरीक कहलाते थे, और इसके नीचे की इकाई विषय संभवतः जिले के रूप में थी, जिसे पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। और सबसे छोटी इकाई की बात करें तो ग्राम होती थी। यानी कि अगर गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें तो मान लो ये गुप्त साम्राज्य है, ठीक है। अब गुप्त साम्राज्य को क्या कहा जाता था, देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई हुई, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा हुआ, इसको क्या कहा जाता था, देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ये पूरे हिस्से को देश कहा जाता था। अब अगर इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो इसको क्या कहते थे, इसको भुक्ति कहते थे। क्या कहते थे, यानी कि ये जो देश है, अगर इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करते तो ये क्या कहलाता था, भुक्ति। यानी एक भुक्ति, एक भुक्ति, एक भुक्ति। और उस समय यानी कि गुप्त साम्राज्य के समय में भी मगध को क्या कहा गया है, भुक्ति के रूप में जाना गया है। अब देखो, भुक्ति को भी अगर छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो विषय कहलाता था, यानी कि जिला के रूप में समझ सकते हैं। और उसके बाद इस जिला का जो हेड होता था उसको विषयपति कहते थे। और जिलों को भी अगर छोटे भागों में बांटा जाए तो वो क्या कहलाता था, ग्राम कहलाता था। ठीक है, आगे देखो, कुछ अधिकारी होते थे जैसे कुमार मात्य। कुमारा क्या है, कुमारा मात्य। तो कुमारा मात्य क्या होता था, प्रदेश का गवर्नर होता था। और महासंधि विग्रहिक युद्ध एवं शांति का मंत्री होता था। और महादंडनायक की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश होता था। तो मुख्य न्यायाधीश को क्या बोलते थे उस समय, महादंडनायक। और युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था उसको महासंधि विग्रहिक कहते थे। और जो प्रदेश का गवर्नर होता था उसको क्या बोलते थे, तो उसको कुमार मात्य बोलते थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करें बच्चों तो क्या है कि सीनियर प्रशासन में, यानी कि सीनियर प्रशासन की बात करें तो नगर श्रेष्ठी, शहर का बैंकर और शहर का व्यापारी सार्थवाह, यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रमुख कुली करता तो मुख्य शिल्पकार, प्रथम कायस्थ यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। और ग्राम का प्रधान जो होता था वो ग्रामिक कहलाता था, और जिसके चुनाव ग्राम समिति के लोग करते थे। और नगरपति शहर के प्रशासन का प्रधान होता था, यानी कि अगर शहर का जो प्रशासन का प्रधान होता था उसको नगरपति कहते थे, और जो गांव का जो प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहते थे। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसको अच्छे से समझना है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर इस चैनल पे न्यू है, यानी कि इस चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको इन चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।